नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डोमेस्टिकेशन के बारे में, ठीक है, चैप्टर 3 हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब जो लोग गैदरिंग से ग्रोइंग तक पहुँचे, ठीक है, गैदरिंग करने से लेकर फूड को ग्रो करने तक पहुँचे। अब उनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था, नया जीने का तरीका कैसा था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन्होंने जो ज़रूरत वाले जो भी क्रॉप्स थे, ठीक है, उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट लग रहा था। तो इन्होंने अब क्या करना शुरू किया कि सेटल्ड होना शुरू हुए ये लोग, और सीड को शो किए, उसको वाटरिंग किए, वीडिंग किए। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनको दूर रखने के लिए, आप सब देखते होंगे, क्रोमैन वगैरह के बारे में भी सुने होंगे और देखे भी होंगे कि जो किसान होते हैं वो पंछियों को, चिड़ियों को और जानवरों को अपने खेतों से दूर रखने के लिए ऐसे पुतले बनाकर अपने खेतों में, अपने फार्म्स में खड़े करते हैं, ताकि जो चिड़ियाँ आए या फिर एनिमल्स आए वो दूर से ही चले जाएं कि कोई इंसान है। तो क्रॉप्स को बचाने के लिए तरह तरह के तरीके जो हैं वो अपनाए गए। उसके अलावा जो ग्रेन्स हैं उनको आगे तक स्टोर करके रखा जा सके, ताकि वो खाने में इस्तेमाल हो। सीड जो है उसको स्टोर किया जा सके, ताकि आगे और बरसों बरस तक उनको यूज़ किया जा सके, उनको बोया जा सके। उसके अलावा उससे नए पौधे जो है वो उगाए जा सके। तो लोगों ने क्या किया कि क्ले पॉट्स बनाना शुरू किए। उसके अलावा टोकरियाँ जो हैं उनको बनाना शुरू किया इन्होंने। आप देखते होंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स की हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत बार ये भी वर्ड्स जो है वो यूज़ होते हैं, जैसे कि मिट्टी की जो बर्तन हैं वो बनाए जाने लगे, बास्केट बनाए जाने लगे। उसके अलावा गड्ढे खोदे गए, ठीक है, जिसमें कि स्टोर करके सीड को रखा जा सके मिट्टी के पके हुए बर्तनों में। तो ये जीने का एक नया तरीका यहाँ से इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और लोगों ने ये सीखा कि जो ये मिट्टी के जो पॉट हैं या फिर जो गड्ढे बना करके जो सीड को रखा जाता है, तो इससे स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। आप में से अगर बहुत लोग गांव के बारे में जानते होंगे तो, या फिर देखे होंगे, तो वहाँ पे मिट्टी के ये जो बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे इनको कोठी बोला जाता था, और इनमें ढक्कन भी होता था ताकि बहुत दिन तक अनाज को इसमें स्टोर करके रखा जा सके। अगर आपने नहीं देखा है तो गूगल में आप सर्च करके देखना, मिट्टी के बर्तन, आपको पता चलेंगे कि कैसे होते थे। दूसरा टॉपिक है हमारा टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब है कि आप देखोगे कि बहुत सारे हर्ट्स बहुत जगह पे ऐसे मिले हैं साइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बुर्ज होम जो कश्मीर में है उसको आप देखोगे तो वहाँ पे पिट हाउसेस डग मिले हैं ग्राउंड में, ठीक है। पिट हाउसेस डग का मतलब हो गया कि गड्ढे हैं बहुत अंदर तक, गहराई तक खोदे हुए हैं, और उसमें बर्तन जैसा बना हुआ है, घर जैसा बना हुआ है, जिसमें कि ये अनाज और जो सीड है उसको स्टोर करके रखा जाता था। बुर्ज होम जिसको कहा गया है, जो कि कश्मीर में है। उसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे कुकिंग के अलग अलग पॉट्स वगैरह मिले हैं। कुकिंग हीटर्स जो हैं वो भी दिखते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे न्यू स्टोन टूल्स मिलते हैं जो कि पॉलिश किए गए हैं, फाइन कटिंग एजेस हैं इनको, तो ये सारे मिले हैं। ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे ये नियोलिथिक स्टोन्स हैं। नियोलिथिक स्टोन्स भी अगर ये हो गए, और तो आप समझ लो कि हज़ारों साल पहले की बात ये हो रही है, जिसको हम लोग नवपाषाण कहते हैं, युग। उसके अलावा मोटार्स और पेस्टल्स भी मिले हैं, ठीक है। आप में से पता नहीं इस चीज़ को कितने लोग समझ पा रहे हो। मोटार और पेस्टल का मतलब हो गया यहाँ पे, आपने देखा होगा कि एक गोल सा बर्तन है और उसमें एक लंबी सी पेस्टल दी होती है और मोटार होता है जिससे कि उसको कूटा जा सके, ठीक है। मसाले कूटने के लिए आजकल छोटे छोटे ऐसे मोटार पेस्टल जो हैं वो भी बाज़ार में मिलते हैं, आपके घरों में भी ये ज़रूर मौजूद होगा। फिर है कि लोग जो है वो बिल्कुल भी इस समय में पॉट्स यूज़ करते थे फूड को पकाने के लिए, जैसे कि ग्रेन हो गए, राइस है, वीट है, उसके अलावा दालें हैं, लेंटिल्स जिसको कहा गया है, तो ये चीज़ें पकाने के लिए पॉट इस्तेमाल किया जाता था। लोग कपड़े भी बुनना शुरू कर दिए थे, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था इस समय में डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे कॉटन के,
ठीक है। तो कॉटन के अलावे और देखा जाए तो इस समय में जानकारी ज़्यादा कपड़ों की या फिर इस टाइप के मटेरियल्स की नहीं थी, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल करना सीखा था सूती वस्त्र को। उसके अलावा आप देखोगे कि मेजॉरिटी पीपल जो है वो हंटर गैदरर्स से अब फार्मर्स हो रहे थे और फार्मर्स बनने की तरफ वो बढ़ रहे थे। और ये धीरे धीरे 1000 ईयर्स, लेकिन फिर भी इसमें लगा बहुत सारे, आप कह सकते हो कि जनरेशन्स के जनरेशन्स आते गए और चलते गए, और तब जा कर के ये जो पशुपालक या फिर आप कह सकते हो कि जो हंटिंग करने वाला जो ग्रुप था वो किसानी के तरफ बढ़ रहा था। और इसको आप एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कह सकते हो कि जिस समय में कि ये आइडिया रेज हुआ कि क्रॉप्स जो है उसको स्टोर किया जाए, उसको सीड की तरह आगे इस्तेमाल किया जाए, और इसने लोगों के जीवन को काफ़ी प्रॉस्पेरस समृद्धशाली बना दिया। और 1000 ईयर्स आप कह सकते हो कि रहे ये, इनके पूर्वजों ने झेला या हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों को झेला, और तब जा कर के इतने दुखों के बाद आज हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ हम यूज़ करना ही नहीं जानते, हमने अलग अलग तरह के हाइब्रिड चीज़ों को भी बनाना शुरू कर दिया। तो ये उनकी मेहनत है जिन्होंने कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी गिफ्ट की तरह दी थी। नहीं तो आज ये भी पता नहीं होता कि अनाज क्या होता है और भोजन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइब्स के बारे में, देखेंगे आदिम जो जातियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी। ठीक है। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो 2 से 3 जनरेशन्स जो है वो साथ में रहकर एक स्मॉल सेटलमेंट्स बनाते थे या गांव जो है वो बनाते थे, और बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो रिलेट करती थी एक दूसरे से। और इनका मुख्य काम अगर आप देखो तो क्या था, शिकार करना, झुंड में रहना, फार्मिंग करना, हर्डिंग और फिशिंग, ये इनका मुख्य पेशा होता था ट्राइबल्स का। और ये सारे काम जो है ये सारे लोग करते थे, सारे मेंबर्स मिलकर करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं करेंगी या पुरुष करेंगे, नहीं, सब मिल करके करते थे। और कुछ मेन जो होते थे वो इसमें लीडर्स भी होते थे, और जो ओल्ड पीपल थे उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी, और उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को और उनकी जो बुद्धि है उससे ही लोग काम लेते थे, उनकी बातों को सुनते समझते थे और उनका सम्मान करते थे। उसके अलावा अगर आप देखो तो जो ये ट्राइबल्स थे इनका अपना रिलीजन था, ट्रेडिशंस अपने थे, अपनी भाषा, अपनी संगीत, अपनी स्टोरी और अपनी पेंटिंग्स। इन चीज़ों का आप एग्जांपल ये भी देखोगे कि बहुत सारे केव वगैरह में, गुफाओं वगैरह में आपको ये चित्र मिल जाएंगे। और आदिवासी जो है वो एक समृद्धशाली जाति है ये, और जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है ये आदिम जनजातियाँ। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि ये भी है कि ये जो आदिम जनजातियां हैं ये काफ़ी नेचर से जुड़ी होती थी, और इनका जो वेल्थ है वो ये नेचर है। और इनमें काफ़ी ज़्यादा ये खुशी से अपने प्रकृति के साथ जुड़ाव को आज भी महसूस करते हैं। और आज से हज़ारों साल पहले की अगर बात करें तो भी ये नेचर के साथ काफ़ी जुड़े हुए थे, समृद्ध था इनके बीच ये प्रकृति। इनमें रिच और पुअर का कोई मामला ही नहीं था, ये सब मिलजुल कर जुड़ कर रहते थे। तो आप कह लो कि इनका कल्चर भी काफ़ी अच्छा था और जुड़े हुए लोग थे। अब हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे, एक क्लोज़र लुक मेहरगढ़ के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो आप इसको देखोगे कि ये फर्टाइल प्लेन है, काफ़ी उपजाऊ भूमि है, बोलन पास। ठीक है, बोलन पास के पास ये रूट है ईरान का। इसमें ये आप देखोगे कि इसका एक साइट जो है अर्लीस्ट विलेज की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से भी ये साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग कैटल जो है, ठीक है, जानवरों को चराना, कृषि करना, ये मेहरगढ़ के भी लोगों का मुख्य काम था। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे यहाँ पे, जिनमें कि बड़े बड़े रूम्स भी हुआ करते थे। कुछ ऐसी भी जगह मिली है, ब्यूरियल साइट्स मिले हैं यहाँ से। ब्यूरियल साइट्स का मतलब हो गया कि दफनाने वाली जगह, जैसे आप कह सकते हो कि आज के टर्म में कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड कह सकते हो इसको, यहाँ पे मिले हैं। और जो लोग थे वो काफ़ी इन ब्यूरियल साइट्स को रिस्पेक्ट देते थे। आप देखते हो कि पूर्वजों को जहाँ पे दफनाया या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जहाँ पे जलाया जाता है, समाधि लेते हैं लोग, उन जगहों को लोग आज भी आदर और सम्मान की दृष्टि से पूजते हैं, देखते हैं। तो ये बिलीफ था उस समय के लोगों का भी कि जीवन के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद फिर जीवन है। सनातन धर्म में तो ये चीज़ें हैं, हमारे अपने भागवत गीता में भी कही गई हैं
कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म है, जो आत्मा है वो अजर अमर है। तो ऐसा ही मानना था मेहरगढ़ के लोगों का भी। और ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं यहाँ से कि एक व्यक्ति को दफनाया गया था और उसके साथ कुछ गोट्स भी, उनकी भी हड्डियाँ वगैरह यहाँ से पाई गई हैं। तो ये थी मेहरगढ़ की स्टोरी। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं एक क्लोज़र लुक और देखते हैं दाउजली हेडिंग की। ठीक है, दाउजली हेडिंग की बात अगर हम लोग करें तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली के पास की जगह है। ठीक है, यहाँ से स्टोन टूल्स मिले हैं, जैसे कि मोटार और पेस्टल। पहले ही इसके बारे में मैंने बताया आपको, जो कि ये दिखाता है कि ज़रूर फार्मिंग होती थी, क्योंकि अनाजों को कूटने का काम इस समय में किया जाता रहा होगा। उसके अलावा यहाँ से जेडेट या जेडेआइट, आप जो भी कह लो इसको, ये स्टोन मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये यहाँ पे ज़रूर कहीं से लाया गया होगा, क्योंकि ये जो जेडेट स्टोन है ये चाइना में पाया जाता है। तो हो सकता है कि ये चाइना से आया हो या फिर किसी के थ्रू लाया गया हो और इससे टूल्स बनाने का काम किया गया हो, क्योंकि यहाँ पे पॉटरी भी मिली है और बहुत अलग टाइप की एंशिएंट पॉटरी मिली है। तो इसलिए माना गया कि ये जो जेडाइट है ये चाइना से लाया गया होगा, या फिर हो सकता है सी वगैरह के ज़रिए यहाँ पे पहुँचा होगा। इसके बाद लास्टली हम लोग बात करेंगे एल्सवेयर में। नियोलिथिक साइट है एक, कैटल हयुक, जो कि टर्की में है, टर्की में पाया गया है, और यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिली है। आप ये सोचो कि ये कितनी डिस्टेंस वाली एरिया है जहाँ जहाँ से चीज़ें मिली हैं, लेकिन फिर भी ये टर्की में कैटल हायुक में पाई गई हैं। जैसे कि फ्लिंट जो है वो आपका मिला है यहाँ पे, सीरिया से मिला है। और फ्लिंट जो है एक टाइप का हरे रंग का पत्थर है, ठीक है, वो सीरिया से मिला है। ऐसा माना गया है कि ये लोग शायद धर्म के लिए इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट पत्थर हुआ करता था। लोग इस पे शायद मूर्तियाँ बनाते होंगे, या रिलीजन से जुड़ा हुआ इसको मानते हैं लोग। फिर है कि सेल्स पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सेल्स जो है वो मेडिटेरेनियन सी से आया है। उसके अलावा काउरीज़ जो हैं, काउरीज़ को आप सीधे शब्दों में समझ सकते हो कि भारतीय भाषा में हम लोग इसको कौड़ी कहते हैं। ठीक है, जो कि पूजा पाठ में भी काम आता है, शीशेल्स जिसको कहा गया है। तो ये माना गया है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लिंट है जो कि सीरिया से आई मालूम पड़ती है, काउरीज़ जो है वो रेड सी से, और जो सेल्स है वो मेडिटेरेनियन सी से। तो आप ये देखो कि काफ़ी डिस्टेंस की ये चीज़ें हैं, लेकिन ये पाई गई हैं कहाँ से? कैटल हायुक टर्की से। तो ये हो सकता है कि ये चीज़ें हो सकता है जानवरों के ज़रिए यहाँ पे पहुँची हो या इंसानों के ज़रिए पहुँची हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एनिमल्स के थ्रू पहुँचने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उस समय में कार्ट्स, बुलॉक कार्ट्स आज के जैसे तो होते नहीं थे, तो भैया पहुँचा कैसे होगा? ये ऑब्वियस ही बात है कि हो सकता है लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हो जानवरों को, और इनके ज़रिए इन चीज़ों को लेकर टर्की तक, कैटल हाइक तक पहुँचे हो। तो ये था हमारा चैप्टर फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप पढ़िए अच्छे से, आपको जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे जो जुड़े हुए इस टॉपिक से, इस चैप्टर से और भी वीडियोस हैं वो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। देखिए, पढ़िए, समझिए, और जो डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।